वहां से शुरू कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स? फोर्स का मतलब क्या होता है? पुश और पुल, पुश और पुल। फिर हमने ये पढ़ा था कि क्या क्या कर सकता है, व्हाट कैन फोर्स डू। तो था कैन चेंज, क्या चेंज कर सकता है? शेप, साइज, डायरेक्शन, स्पीड। स्पीड के अंदर क्या कर सकता है? ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, मोशन में ला सकता है, और मोशन में तो उसको रेस्ट पे ला सकता है या स्टेशनरी पे ला सकता है, और चलती हुई स्पीड जो है वो स्पीड को भी चेंज कर सकता है। तीनों भी चीजें हमारे पास उसमें पॉसिबल। ठीक है, शेप, साइज, डायरेक्शन, स्पीड। अब इसके बाद हमने बोला कि भाई कोई एनर्जी हमारे पास में अगर यूज हो रही है, उसके वजह से कोई क्लासिफिकेशन है, तो उसके हिसाब से अपन फोर्सेस के नाम दे देते थे। कौन से नाम होते थे फोर्स के अंदर? हमारे पास होता था मैकेनिकल फोर्स, फिर होता था मस्कुलर फोर्स, फिर होता था ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर फ्रिक्शन के वजह से आता था तो फ्रिक्शनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। तो ये सारे हमारे एनर्जी के ऊपर बेस्ड क्लासिफिकेशंस थे। उसके अलावा हमारे पास में अगर देखें तो फिर था बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। दूसरा जो क्लासिफिकेशन था जो हम अभी पढ़ने वाले हैं वो रहेगा बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। अब ये दोनों में होता क्या है? इन दोनों में जो है टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन वन ऑब्जेक्ट, एक्टिंग ऑन वन ऑब्जेक्ट। और इसमें अगर नेट फोर्स इक्वल टू 0 हो गया तो बैलेंस फोर्सेस, और नेट फोर्स अगर 0 नहीं हुआ तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि दो या दो से ज्यादा जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो एक ही ऑब्जेक्ट पे होने चाहिए, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे नहीं होंगे। ये क्यों मैं बोल रहा हूं, अपन आगे जब पढ़ने वाले थर्ड लॉ ऑफ मोशन तब हमें समझ में आएगा। तो हमें जो है बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस जो है वो एक ही ऑब्जेक्ट के लिए है। फोर्सेस दो या दो से ज्यादा एक्ट करेंगे लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट पे करेंगे। लिख लिया इतना? इसकी
चले आगे। अगर नेट फोर्स इक्वल टू जीरो है तो बैलेंस्ड, नॉट इक्वल टू जीरो है तो अनबैलेंस्ड। चले देखो, अब इसके अलावा हमारे पास में फोर्स के बारे में और क्या जानकारी है। फोर्स के पास मैग्नीट्यूड है, हाँ, डायरेक्शन है, हाँ, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। कैसे, अगर मालूम पड़ा कोई भी आप होटल में गए, वहां पे लिखा है पुश और आपने पुल किया, दरवाजा कई बार खुलता नहीं है ना, उसके अंदर लिखा है कि पुल और आप पुश कर रहे, दरवाजा खुलता नहीं। तो वहां पे जो हमको दिख रहा पुश और पुल, मतलब क्या था, डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन से डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, उसके हिसाब से ही हम लोग आगे कैलकुलेशंस करते हैं। जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है, अब मान लो दो फोर्सेस हम लोग उसके ऊपर ऐड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इधर 5 न्यूटन्स है और इधर 5 न्यूटन्स है, तो क्या होगा, नेट फोर्स विल बी, नेट फोर्स हो जाएगा 10 न्यूटन। वही अगर मैं बोलता हूं कि एक 5 न्यूटन का यहां पर है और एक 5 न्यूटन का यहां पर है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। ऐसा यूनिट आप वैसे भी पढ़ चुके हैं 8 में, क्या था, न्यूटन, और यू कैन से क्यों न्यूटन है उसका यूनिट, न्यूटन ने डिस्कवर किया था, इसके लिए न्यूटन के नाम पे दे दिया है ना। और अब इसमें देखो आप, दोनों भी चीजों के अंदर मैं जब फोर्स लगाऊंगा यहां पर और नेट फोर्स 0 नहीं है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट मूव हो सकता है, गारंटी नहीं है कि मूव होगा, लेकिन मूव हो सकता है। हम फिलहाल में यही बात करेंगे कि हो सकता है। ऐसा क्यों बोल रहे अपन कि हो सकता है, फोर्स दिख रहा ना, तो होना ही चाहिए मूव, बराबर। आप दीवार के सामने खड़े रहो और लगाओ धक्का, दीवार हलती क्या है, नहीं। तो डायरेक्शन के साथ साथ कितना फोर्स कौन से ऑब्जेक्ट पे आप लगा रहे हो, वो भी मायने रखने वाला है। वो हम लोग आगे के जो लॉज है उसके अंदर पढ़ने वाले। अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या बोला अपन ने, डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। अब एक ही ऑब्जेक्ट पे मैं बोलता हूं इधर 5 न्यूटन है और ये यहां पे 10 न्यूटन है, तो बताओ कि नेट फोर्स कहां पे होगा, नेट फोर्स विल बी 5 न्यूटन, किधर, टुवर्ड्स लेफ्ट, क्या बोलेंगे अपन, टुवर्ड्स। अगर ऑब्जेक्ट को मूव होना है तो वो कहां मूव हो सकता है, लेफ्ट साइड में मूव हो सकता है, राइट साइड में नहीं, बराबर। ये अब अपन ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहे फोर्स, बराबर। अब अगर ऑब्जेक्ट को खींचते अगर अपन, तो ये इधर से रस्सी लगाई, यहां पे से 10 न्यूटन फोर्स लगा के खींचा और यहां 10 न्यूटन फोर्स लगा के खींचा, तो नेट फोर्स क्या होगा, इसमें क्या कर रहे थे अपन, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स मतलब कि पुश वाला लगा रहे थे, इसमें क्या कर लिया, पुल वाला लगा। अब वही हमने बोला कि दोनों अपन पुल कर रहे, ये भी 5 न्यूटन, ये भी 5 न्यूटन, तो क्या होगा, नेट फोर्स 10 न्यूटन। तो पुश है या पुल है, दोनों भी केसेस हम लोग चेक कर सकते हैं। यहां पे फिलहाल हम लोगों ने क्या किया है, जो भी पुश और पुल के बारे में बात हो रहा है, डायरेक्शन फिलहाल सेम या फिर उसके अपोजिट में चल रहा है। कोई भी डायरेक्शन आपका हॉरिजॉन्टल है, सब डायरेक्शन कौन सी लिए मैंने, हॉरिजॉन्टल। कोई भी डायरेक्शन कोई एक एंगल पे लिया नहीं है, अभी फिलहाल कोई भी एंगल पे लिया नहीं है। तो इससे क्या है कि जितना आपको दिया हुआ है 5 न्यूटन्स,
वो आप पूरा पूरा यूज कर सकते, वो आप पूरा पूरा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग? आप देखो, आप बचपन में एक छोटी सी गाड़ी चलाते होंगे ऐसी, ऐसा उसको ऊपर कुछ लगा रहता, अपन ऐसे पकड़ते और लेके जाते, तो हम जो है फोर्स लगाते ऐसे, कहां लगा रहे? इधर। अब कोई भी चीज में आप उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें, ऐसा फोर्स लग रहा है, बराबर? ऐसा फोर्स लग रहा मतलब वर्टिकली लग रहा फोर्स की हॉरिजॉन्टल लग रहा? बीच में लग रहा, इसका मतलब थोड़ा वर्टिकल फोर्स भी होगा, थोड़ा हॉरिजॉन्टल फोर्स भी होगा। लेकिन उसमें जो वर्टिकल फोर्स है वो कुछ काम कर रहा क्या? क्योंकि वर्टिकल फोर्स का काम क्या था? उसको ऊपर लाना। ऊपर आ रहा क्या ऑब्जेक्ट? कहां जा रहा? सामने। तो सामने जब जा रहा मतलब कौन सा फोर्स का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल। तो फोर्स का जो है कंपोनेंट ब्रेक हो गया। क्या हो गया? कंपोनेंट ब्रेक हो गया। किसमें? दो कंपोनेंट्स में, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। तो क्योंकि ये हमारे पास में एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम इसको हरदम डायरेक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे नॉर्मल मैथमेटिकल लॉस के साथ। ये डायरेक्शन अपना सेम है या अपोजिट है, इसलिए अपना काम चल जा रहा, एकदम सिंपल सिंपल में लेकर के अपन समझ ले रहे कि हाँ ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई एंगल आ जाएगा वहां पे सारी चीजें बदल जाएंगी। ठीक है, अब अपने को अगर फोर्स चेक करना है कि कितने न्यूटन का है, तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है। कौन सा? स्प्रिंग बैलेंस। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस पे क्या होते हैं? अलग अलग टाइप के मेजरमेंट्स होते, पूरी लाइन लगी हुई रहती, फिर उसको ऐसे अपन हवा में रखते और छोड़ते, फिर कुछ टाइम के बाद में वो स्टेबल हो जाता। स्टेबल होने के बाद में आपको समझ में आता कि लाइन कहां तक की आई है, वो मेजरमेंट के हिसाब से फिर आप बताते हो कि कितने न्यूटन का फोर्स आपके पास में लगा हुआ है। और वो जो फोर्स होने वाला है वो कौन सा फोर्स होगा? टुवर्ड्स द ग्रेविटी है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितने इससे पुल कर रहा है, वो फोर्स हम लोग चेक कर सकते। तो वहां पे जो है वेट कैलकुलेशन के लिए हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस काम में आ जाता। वहां पे क्या होता है? वेट कैलकुलेशन के लिए स्प्रिंग बैलेंस हमारे लिए काम आ जाता। तो जैसी वेट के लिए बोलूं मैं, तो वेट इज नथिंग बट अ फोर्स। कौन सा फोर्स है? वेट। स्प्रिंग बैलेंस आपने पकड़ा ऐसा, मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट मैं ऐसे पकड़ लू, मैं पकड़ के रख रहा हूं उसको, अगर छोड़ूंगा तो क्या होगा? मतलब जो फोर्स नीचे ग्रेविटी खींच रहा है उतने ही फोर्स से मैंने उसको पकड़ के रखा है, तभी जाके वो उधर ही है। वरना मैं ऊपर खींच लेता तो फोर्स मेरा ज्यादा हो जाता। यहां पे दोनों का फोर्स क्या है? इक्वल है। तो ये जो मेरा फोर्स है उसको रखने का, दैट फोर्स इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। और वही फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहे हैं उसको? तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। वेट क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। अभी देखो, ये अपने पास में है, मान लो ये छोटा सा पार्ट है, बराबर, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये मैंने उठाया, मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स को सरपास कर दिया। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। इतना वीक फोर्स है कि मैं इतने हाथ से तो उसको उठा ले रहा, खत्म। आ समझ में? तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, अब मैंने अगर ये हाथ छोड़ दिया तो क्या होगा? नीचे चले जाएगा। तो क्योंकि इतना बड़ा अर्थ है तो बहुत बड़ा फोर्स होगा ग्रेविटेशन का, तो अपन कैसे क्या ओवरकम करेंगे? ऐसा नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मास पे डिपेंड करता है। इसका मास बहुत कम है ना, और अर्थ का मास बड़ा है, तो वो मास के ऊपर डिपेंड करेगा। अपन आगे पढ़ने वाले हो, जब अपने ग्रेविटेशन चैप्टर आएगा तब अपन उसके अंदर और डिटेल में पढ़ेंगे। इस साल नहीं है क्या अपने को? हाँ ठीक है, तो अपन इसी के अंदर थोड़ा सा पार्ट देख लेंगे बीच बीच में, क्योंकि अपने को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करके एक पार्ट आने वाला है जहां पे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे उसमें। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स। ठीक है, वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बोलता है मालूम है? पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा उनका बोलना है। मतलब क्या? ये इधर की बिल्डिंग और सामने वाली बिल्डिंग अट्रैक्ट होती क्या? हाँ होती, पर अपने को दिख नहीं रही। कैसे? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस बिल्डिंग एंड अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दैट बिल्डिंग, उनका खुद का फोर्स इतना बड़ा है कि वो मूव नहीं कर पा रहे, इनके आपस का फोर्स जो है वो ओवरकम कर ले रहे। वैसा अब मैं जब इसके बारे में बात करूं, सिर्फ ये इतना रखा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है? इसको नीचे पुल कर रहा, लेकिन मेरा हाथ क्या कर रहा है? उसको रोक के रख रहा।
बराबर। वही ये हाथ के बजाय अगर मैंने इसको लटका दिया स्प्रिंग बैलेंस पे, तो स्प्रिंग बैलेंस पे जो फोर्स उसको रोक के रखेगा वो फोर्स किसके बराबर होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा। इसीलिए इसका वेट जो है वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट। हाँ, आप कोई दूसरे प्लेनेट पे जाओ तो वो प्लेनेट पे आपका वेट हो जाएगा। आप अगर मून पे जाएंगे तो मून पे वेट हो जाएगा। आपने वो देखे होंगे, आते ना कुछ कुछ जोक्स कि भाई आपका वेट ज्यादा नहीं है, आप गलत प्लेनेट पे है। सुना है कभी किसने जोक? मैं बताता क्या है वो। अगर आप यहां से मून पे जाओगे ना तो वहां पे जो वेट है ना आपका 1/6 हो जाता। क्या हो जाता? क्योंकि वहां पे ग्रेविटी कम है। ग्रेविटी कम होने की वजह से क्या होगा? वो कम ताकत से खींचेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी लेस ओवर देयर, तो अपने को ऊपर रखने के लिए भी कम फोर्स लगेगा, मतलब उसका वेट क्या होगा? कम। तो मास अलग है और वेट अलग है। जो अपन सामने जाकर के ले रहे सब्जी, वो मास अपन बोलते 2 किलो 3 किलो, वो जो वेट करता वहां पे वो वजन नहीं रहता। अपने पास में जो इक्वल अपने को मासेस रहते वो वेट नहीं रहता। अपन बोलने के लिए बोलते वेट। अपन ऐसा बोलेंगे क्या उसको 5 न्यूटन की सब्जी दे दो, समझ में नहीं आएगा उसको कुछ भी, बराबर। उसको जो भाषा समझ में आती है वही भाषा में समझाएंगे। स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है? बैलेंस फोर्सेस का इस्तेमाल करता है। क्या करता है? बैलेंस फोर्सेस का इस्तेमाल करता है। ठीक है, इतना लिख लो सिर्फ। 2 मिनट रुक जाओ, पहले ये लिख ले फटाफट तो चले जाओ। डायरेक्शन दोनों वो साइड में ले लिया अपन, इधर लेफ्ट, उसको पुल कर रहे हैं ना आप। वही कारण से अपने पास डायरेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता। डन। चले आगे। इसके बचाएगा ये, ठीक। अभी हम लोग जब बात करते हैं फोर्स के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास में है उसके ऊपर अगर हमने फोर्स लगाया तो क्या होगा? ये पॉसिबिलिटी है इसकी कि ये मोशन में आ जाएगा। क्या होगा? पॉसिबिलिटी है कि ये मोशन में आ जाएगा। अगर ये मोशन में आता है तो दो चीजें हैं, या तो वेलोसिटी आप बढ़ा सकते हो या तो वेलोसिटी आप कम कर सकते हो। या तो वेलोसिटी आप बढ़ा सकते हो या तो वेलोसिटी आप कम कर सकते हो। अब जैसे हम लोग बोलते हैं कि वेलोसिटी चेंज होगा, क्या चेंज होगा? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? एक्सीलरेशन। क्या होता है? मतलब अगर अपन ने फोर्स बढ़ाया तो एक्सीलरेशन बढ़ेगा क्या? हाँ। फोर्स कम करा तो एक्सीलरेशन कम होगा क्या? हाँ। तो इससे एक बात हमको समझ में आ गई कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन है। फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। तो ये जो एक्सीलरेशन का पार्ट है वो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी से आता है। क्या आता है? चेंज इन वेलोसिटी से आता है। अब आप देखो, मैं अगर एक ग्राफ बनाऊं और बोलूं कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, क्या है? वेलोसिटी इज
अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है इसका मतलब एक्सेलरेशन बराबर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। चेंज इन वेलोसिटी वो भी बढ़ता हुआ मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन है मतलब कि यहां पे फोर्स विल आल्सो बी पॉजिटिव, फोर्स विल आल्सो बी, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स नहीं होगा। मतलब क्या है, अगर मेरा ऐसा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, इसका मतलब क्या है, आपने ब्रेक लगाया और वेलोसिटी कम 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 होते हुए जीरो हो गई, इसका मतलब फोर्स कहां लगना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में। आप जा रहे थे सामने, ब्रेक लगाया आपने तो फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट को रुकाने की कोशिश हो रही है। तो वहां पे जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, निगेटिव। निगेटिव एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी निगेटिव। तो हमारे लिए एक्सेलरेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट उसमें रोल प्ले करेगा। एक्सेलरेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बेसिकली जो भी चीजें हैं फोर्स की, वो रिजल्ट जो है वो एक्सेलरेशन में ही मिलने वाला है। अगर ज्यादा फोर्स ज्यादा एक्सेलरेशन, कम फोर्स कम एक्सेलरेशन, और उसके लिए अपन जो है वो ग्राफ बना के बता सकते हैं। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन तो हम बोल सकते हैं पॉजिटिव फोर्स, इसमें निगेटिव एक्सेलरेशन तो बोल सकते हैं नेगेटिव फोर्स। सिमिलरली अगर हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैं बोलता हूं 5 किलो का एक बॉल है और एक 50 किलो का बॉल है, मुझे बताओ किसके लिए फोर्स ज्यादा लगेगा, नॉर्मल है। मतलब क्या, फोर्स इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। फोर्स जो है वो मास पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक्सेलरेशन पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए हमारे पास में फोर्स का जो है वो फॉर्मूला बन जाता K इंटू एम ए, सम कांस्टेंट, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी आप हटाएंगे ना, फिर ये K का वैल्यू एक्चुअल जब स्टडी किया गया तो पता चला 1 है, और फिर F का हो गया फॉर्मूला एम ए। ये तो अपन ने सिर्फ ओरली डिस्कस किया, इसका एक्चुअल प्रूफ है हमको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। ठीक है, हम पहले सिर्फ क्या कर रहे हैं, जिस्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या फोर्स है, हमने डे टू डे लाइफ के अंदर फोर्सेस के बारे में क्या क्या समझा हुआ है, और थोड़ा सा करेक्शन हमारा प्रीवियस चैप्टर के साथ में कैसे उसके अंदर हो जाता। ये सब चीजों से आपको सिर्फ एक ही बताने की कोशिश है, क्या ये पूरे चैप्टर में न्यूमेरिकल सब आपको आएंगे तो वो पूरे सेम रहेंगे जो लास्ट चैप्टर में थे। सिर्फ आपको इसमें क्या कैलकुलेट करना होगा, एक्सीलरेशन। वहां पे आपको डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करना था, टाइम भी था, कभी वेलोसिटी भी था। इसमें आपको मेजर कैलकुलेशन किसका रहेगा, एक्सेलरेशन का, और आपको मास देंगे तो आपको मास को मल्टीप्लाई करके फोर्स निकालना पड़ेगा। आए समझ में? हमने जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स देखा, वैसे ही एक फोर्स है जो हमारे पास में इनविजिबल फोर्स है और हर जगह पे दिखता है। कौन सा, या आप बोले उसको आप महसूस डेली करते हो, कौन सा फोर्स है ऐसा, विच ऑलवेज एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग इट डेली, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक इकलौता फोर्स है जो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही एक्ट करता है। ये सब पार्ट आप 8th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ चुके हैं, है ना। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा दैट इज गोइंग टू बी 3 लॉज ऑफ मोशन। हम लोग जो कल से स्टार्ट करेंगे 3 लॉज, पहला दूसरा और तीसरा 3 लॉज है हमारे पास मोशन के। फर्स्ट इज लॉ फॉर इनर्शिया, सेकंड इज फॉर मोमेंटम या एक्सेलरेशन आप बोलो, उसके बाद में थर्ड वाला आएगा वो जो सबको ही पता है, एक्शन रिएक्शन वाला, है ना।